ये 33% राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। 96 से ये चीज अटकी हुई थी, इनके हाथ से होनी थी। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाएं आ रही हैं तो वो स्वयं अपनी स्वबुद्धि से काम लें। पार्षद पति, सांसद पति, इस चीज को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट फॉर अस। महिला एक ऐसी शक्ति है, मुझे लगता है, जो सजल भी है, संघर्ष भी है, फिर उसके बाद मर्दानी भी है। साधुवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को जो इस तरह का अधिनियम ला रहे हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट एक महिला अपने घर में संभालती है, बिजनेस में संभालती है, देश में संभालती है। वो राफेल उड़ा सकती है, वो फाइटर प्लेन्स उड़ा सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हुआ है? बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन इज एक्चुअली नॉट इक्वालिटी बट मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हमें देखना चाहिए। यत् नारस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। भारत एक ऐसा देश जहाँ की नींव ही नारियों ने रखी, जहाँ पर नारियों को देवता के समान पूजा जाता है, माना जाता है। आज 27 साल का संघर्ष जो है अब इस बार साकार होते दिख रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पास किया गया है और बहुत जल्द महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। 1996 से लगातार प्रयास किए गए राजनीति में महिलाओं को भूमिका निभाने की जवाबदारी मिली जाए, लेकिन लगातार ये बिल जो था वो कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से जो था फेल हो जा रहा था। लेकिन अब जो ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व में, जहां महिलाओं को अब राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। 1996 से 2026 तक का ये सफ़र बड़ा ही मुश्किलों भरा रहा, पर मुश्किल कभी कहाँ आसान होती है और अब उस आसानी की ओर शायद हम लोग एक कदम बढ़ा चुके हैं। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हम सभी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को एक स्वतंत्र माहौल दिया है, एक सम्मान से भरा माहौल दिया है, एक निडर होकर जीने की एक राह दिखाई है। पहले परिवारों में एक निर्णय लेने की भूमिका तो होती थी, पर स्वतंत्रता नहीं थी। वो एक स्वतंत्रता अब हम महिलाओं को मिलेगी और बहुत ही अच्छी संख्या में 33% का जो नंबर जो आया है वो आप सब मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से समझ ही रहे होंगे। मैं विगत 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ और मैं महिलाओं की स्थिति परिस्थिति को बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति देख समझ भी रही हूँ। बतौर मनोवैज्ञानिक भी मैंने महिलाओं की मनस्थिति को जाना, समझा है और ये 33% अब उन महिलाओं को सम्मान के साथ घर से बाहर, समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। और मैं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हृदय से पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ। मैम, अगर देखा जाए तो इस बिल में अगर आपको कुछ चेंज करने के लिए मिले, आपको अपने हिसाब से अगर इसमें कुछ ऐड करने के लिए मिले, तो आप क्या इसमें जोड़ना चाहेगी? अभी तक जो जानकारी बिल की हमें जो प्राप्त है वो हम ये चाह रहे हैं कि 33% की जो बात हो रही है वो बिल पास हो जाए और महिलाओं को इस बिल के साथ आगे बढ़ने में कहीं कोई रुकावट ना आए। सभी समाज में पुरुष और महिला दोनों ही हमें जो है महिलाओं को आगे बढ़ने में पूरी भूमिका निभाएं। और बिल जो पास हुआ है, मैं तो यही कहूँगी कि 1996 से 2026 तक का जो सफ़र था बिल को पास होने में, जो भी बाधाएं आई वो शायद बाधाएं सभी दूर हो चुकी हैं। तो अब बिल में कुछ भी बदलाव लाने की स्थिति सा हमें कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा है। और पुनः वही मैं बात दोहराना चाहूँगी कि ये बिल जल्द आए और संसद में, विधानसभा में, हर जगह, जो कि अभी 74 महिलाओं का चेहरा हमें लोकसभा में दिखाई देता है, वो बढ़कर अब लगभग 250 से ज़्यादा हो गया है। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हम महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में और देश के कई सारे कार्यों में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे निर्णय लेने में, और यही स्वतंत्रता हमें सदैव से चाहिए थी, सदियों से चाहिए थी, वो आज जो है पूरी हुई है। बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। जहाँ हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो कहने के लिए तो स्वतंत्रता होती है, लेकिन अधिकतर ऐसे क्षेत्र देखे जाते हैं जहाँ पर महिलाओं को अभी भी आगे नहीं आने दिया जाता। जैसे भी हम अभी का एग्जांपल ले लें तो T20 जीतने से पहले तक महिलाओं के लिए जो क्रिकेट था वो बहुत अलग, बहुत से बाहर का गेम था, लेकिन जैसे ही हमारी जो महिला शक्ति है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती, उसके बाद से महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजनीति में एक तरह से महिलाओं को जब आगे आने का मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो देश है हमारा, पुरुष प्रधान समाज जो है, उन्हें कहीं ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि पुरुषों में इसको लेकर कहीं ना कहीं डर रहेगा? देखिए, मुझे गर्व है कि मैं एक पुरुष प्रधान देश में रहती हूँ, पर उस पुरुष प्रधान देश में रहते हुए कई बार हमने डर का, संघर्ष का, परिश्रम का सामना किया है। और ये आप T20 की बात कर रहे हैं, तो T20 होने के बाद जैसे कि महिलाएं सदैव ही संघर्ष करके ही उन्होंने पाया है, बिना संघर्ष के उन्होंने कभी कुछ पाया ही नहीं है। और इस संघर्ष में आप देखिए, पुरुष, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो अब महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी, उन्हें बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जितने भी निर्णय की जो स्वतंत्रता है, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे परिवार के बाहर हो, चाहे किसी वर्क प्लेस में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, महिलाओं की उपस्थिति तो होती थी, पर निर्णयात्मक स्वतंत्रता उन्हें नहीं थी, जो कि 33% होने से अब वो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी सभी तरह के निर्णयों को लेने में। मौका दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़कर आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि पंचायतों में ये चीज पहले से लागू है, लेकिन पुरुष जो है हावी पड़ जाते हैं। जब महिला एक तरह से सिर्फ जूते की धूल रहती थी पुरुषों के लिए, पर आज देखिए आप कितना ज़्यादा समय बदल के समय के साथ बहुत सारी पार्टीज ने कोशिश करी महिला अधिनियम, महिला बिल लाने की। महिला को 30% भी वो दे नहीं पा रहे थे, भागीदारी, रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे थे, परंतु अब 33% लागू हो गया है। इसके साथ ही मुझे एक चीज़ और की तरफ आपका ध्यान खींचना है, सबका, हमारे समाज का, हमारे नेताओं का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जब आप 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दें तो उतना ही रिजर्वेशन आप जब मंत्री बनाएं तो मंत्री पद भी उतने ही उससे प्रपोर्शन से महिलाओं को भी दें। मैंने एनसीपी के साथ काम किया है, हमारे 3 मंत्री होते थे, हम लोग कांग्रेस के साथ जुटकर हम लोगों ने सरकार बनाई थी केंद्र में, हमारे को मात्र 3 मंत्री अलाउ करे थे, उसमें से शरद पवार जी ने 2 पुरुष मंत्री रखे थे, स्वयं शरद पवार जी थे और प्रफुल्ल पटेल जी थे, और एक महिला मंत्री रखी थी केंद्र में, सूर्यकांता पाटिल जी। उन्होंने बाकायदा कहा था, और शरद पवार जी एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने 50% का रिजर्वेशन महाराष्ट्र में किया था। जैसे हमारे यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पे आपके सारे ग्राम पंचायतों वगैरह में सब में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया। उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है कि ठीक है, कई बार महिला सरपंच होती है, महिला होती हैं, परंतु पुरुष ही काम चलाते हैं, परंतु उसके बावजूद बहुत सारी महिलाओं को आगे आने का, काम सीखने का, प्रोफेशनल हो जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, मौका भी प्राप्त हुआ, और उनको वो बैकिंग भी मिली गवर्नमेंट की। तो हमको ये देखना है कि हम न सिर्फ 200-250 के करीब हमारे पास अब सीट्स हो जाएंगी संसद में महिलाओं की, न सिर्फ हम वहाँ पर, हम मंत्री पद भी उसी तरह से बांटें। ये मेरा सीधा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे और इतना सारा चेंज लाने के लिए आए हैं कि कहीं देखिए 96 से ये चीज़ अटकी हुई थी, इनके हाथ से होनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होनी थी, उनके ही हाथ से हुई, और तो उनसे जी बहुत। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपको इस बिल में कुछ चेंज करने का मौका मिले तो आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, बट मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाएं आ रही हैं तो वो स्वयं अपनी स्वबुद्धि से काम लें,
उनको किसी पुरुष के माध्यम से आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ काफ़ी महिलाएं सरपंच बनकर आती हैं, राजनीतिक के बनकर आती हैं, संसद बनकर आती हैं। इवन हमारे क्षेत्र की जो सांसद रही हैं तो वो बनकर आ तो जाती हैं, चुनाव जीतकर आ तो जाती हैं, लेकिन उनको गाइड किसके द्वारा किया जाता है? उनके परिवार के पुरुषों के द्वारा। तो मैं चाहती हूँ कि ये पुरुष प्रधानता खत्म होकर उनको स्वयं अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। चलिए अब आपसे पूछते हैं कि मैम आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा तो महिलाएं किस प्रकार से अपनी भागीदारी जो है संसद में निभाएंगी? महिला के आने से उसमें सुधार आने के बहुत चांसेस हैं। क्राइम में आज भी हम बहुत आगे बढ़ गए। फर्स्ट रेप केसेस में, ट्रैफिकिंग में, ये सब में आई एम श्योर काफ़ी चेंजेस हैं। ये 33% जो हमें रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, मैं इस बात को एक कोट के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट फॉर अस। और वुमेन हर उस रूम से बिलोंग करती हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और रही बात 33% जो हमें रिजर्वेशन मिला है, तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस रिजर्वेशन को एमएलए, एमपीज, राज्यसभा, लोकसभा सिर्फ यहीं तक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो काम हो रहे होते हैं वो लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हो रहे होते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन है एक लोकल पार्टी पे, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो एक ग्राउंड लेवल का लीडर ही हमें समझ सकता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं जो महिलाएं होती हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत सरल और बहुत सटीक होती हैं, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने यूथ की और जेनजीज की बात की, तो मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे नेपाल में एक यंग लीडर है, तो वो आज का जो इंडिया है और आज का जो देश है वो एक नया माइंड चाहता है, एक नया माइंड जो कि एक नए तरीके से सोच सके और नए तरीके से डिसीजन ले सके। चलिए अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस बिल में क्या कुछ और चेंज हो सकता है आपके हिसाब से? मुझे तो लगता है चेंज नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अब अपॉर्चुनिटी मिली है आगे आने की, तो महिला एक ऐसी शक्ति है, मुझे लगता है जो सजल भी है, संघर्ष भी है और ममता भी है और फिर उसके बाद मर्दानी भी है। तो अगर देखा जाए तो महिला एक झांसी की रानी के स्वरूप में भी खड़ी है, और देखा जाए तो घर की दहलीज में भी उसी तरह परिवार को लेकर चलने का काम करती है। और अब महिलाएं घर की चार दीवारों में नहीं, नीति निर्माण के कामों में भी सामने आएंगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं रेनू नायक हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, और ये जो बिल आया है ये मैं उन्हीं की बात को सपोर्ट करूंगी जो बिटिया ने अभी कहा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमें कोई प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। पर बहुत अच्छी बात है कि इस 33% रिजर्वेशन की वजह से शायद जो एक फील्ड था जहां तक अभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम था, क्योंकि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ब्यूटी सेक्टर हो, सब जगह महिलाएं आगे रही हैं। एक ये फील्ड थी समहाउ किसी वजह से जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्टेप्स हैं जिसमें उन्होंने हमारे लिए इतना प्रिविलेज हम लोगों को मिलेगा 33% रिजर्वेशन। तो आई होप कि पॉलिटिक्स जो पीछे रह रही थी महिलाएं उसमें आगे आएंगी, और महिलाएं जब आगे आएंगी तो पॉलिसी मेकिंग और घरों की और हमारे स्टेट की, कंट्री की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे लगता है कि शायद महिलाओं का होल्ड ज़्यादा होगा, बी इट स्किल डेवलपमेंट, बी इट हेल्थ एजुकेशन, बी इट आपके होम मिनिस्ट्री की या घरों को चलने वाली जो चीज़ें हैं जिन पे मुझे लगता है कि शायद पुरुषों का उतना ध्यान नहीं होता है, और शायद वो मंत्री उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं जितना कि एक महिला रिप्रेजेंटेटिव समाज के लिए काम करेगी। तो साधुवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को जो इस तरह का अधिनियम ला रहे हैं। मैम क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये जो बिल है गेम चेंजर हमारे समाज के लिए साबित होगा? जैसा ये आप बैनर देख रहे हो, सारी महिलाएं हैं जो देश में अपना नाम कमा रही हैं। आदि काल से ये चीज चलती आ रही है कि हम अपनी रानी लक्ष्मीबाई को देखें, हम दुर्गावती को देखें, उन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए कितना काम किया है। तो ये बिल बहुत अच्छा है। 48% की भागीदारी थी पूरे देश में, 15% मिला था इनको संसद में, जो कि अब 33% कर दिया गया। इसको 50% करना चाहिए।
और जितना बढ़िया मैनेजमेंट एक महिला संभाल सकती है कोई पुरुष नहीं संभाल सकता। तो जितने सब सारे पॉइंट्स हैं ये सबके बहुत सही है, इतना लंबा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट एक महिला अपने घर में संभालती है, बिजनेस में संभालती है, देश में संभालती है। वो राफेल उड़ा सकती है, वो फाइटर प्लेन्स उड़ा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और आगे और बढ़ना चाहिए। और पुरुष में अगर ऐसी भावना है, या आपका एक सवाल था कि डर का माहौल है, बिल्कुल डर का माहौल नहीं है। सब दोनों, महिला भी पुरुष को और पुरुष भी महिला को बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। मोटिव देश को आगे लेके जाना है, घर को, बिजनेस को, परिवार को आगे लेके जाना है, बस। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, हम सब इससे बहुत एग्री करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मौका मिले इस संसद में पार्टिसिपेट करने का, आपको अपने मुद्दे उठाने का, तो आपके क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे महिलाओं को लेकर? एक चीज बहुत निराशा देती है मुझे, जो अभी मीता दी ने बोला रेप को लेकर के, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी बस इस जगह थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, गड़बड़ियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं पता नहीं। इसमें मिलके जरूर मैं जाके इस पे सवाल उठाऊंगी और इस पे ऐसा नियम बनाऊंगी, ऐसी सजा देना चाहते हैं हम लोगों को कि वो हिम्मत ना करें दोबारा ऐसी काम करने की। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये, बाकी सारे मुद्दे सब उठा चुके, अब कोई मुद्दा नहीं बचा उठाने। बिल्कुल इन्होंने जो कहा उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे 33% एक रिजर्वेशन वर्ड यूज़ किया गया है, तो मुझे तो ये लगता है कि महिलाएं अब हर चीज़ में, एक महिला शादी करके बर्थ करती है, एक बेबी होता है, मतलब वो कोई नहीं कर सकता, तो वो काम कर सकती है वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो 33% क्या 50% भी होता है तो कम है, क्योंकि अब हम लोगों को इक्वल राइट्स मिले हैं, एजुकेशन में कहीं पीछे नहीं है किसी चीज़ में, चाहे वो एक ऑटो ड्राइवर ले लो, चाहे पायलट, जैसे कि उन्होंने कहा है। तो रिजर्वेशन तो ज़रूरत ही नहीं है, महिलाएं ही आगे हैं और उन्हें ही आगे बढ़ना है, और उन्हीं से हमारा भारत आगे बढ़ेगा और हम दुनिया में नाम करेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के जो महिलाएं हैं, अगर वो आती है तो महिलाएं की कई सारी समस्याएं होती है जो कि पुरुष नहीं समझ पाते, इवन उन्हें पता भी नहीं होता। जैसे एक बिल आया था, काफी चर्चे में था ये विषय, महिलाओं के मासिक धर्म का। तो क्या लगता है आपको कि जब महिलाएं संसद में जाएगी तो इसे किस तरह से देखेगी? महिलाएं संसद में जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कंटेंट ऐसा रह गया है कि इसको पब्लिकली नहीं बोला जाएगा। जैसे कि अभी राघव चड्ढा जी ने भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये एक टॉपिक ऐसा रहेगा जो अब पूरा इंडिया के सामने आएगी वो चीज़। और आप देखते हैं गांव में बहुत सी जगह पे कि वो 5 डेज 7 डेज बिल्कुल उनको अछूत माना जाता है और उनको बिल्कुल रखा नहीं जाता। तो वो, क्योंकि वो उस दौर से गुजरेगी, तो वो जिस तरह बोल पाएगी और जिस तरह रिएक्ट कर पाएगी वो शायद एक आदमी नहीं कर पाएगा। क्या लगता है मैम आपको कि जो एक मुद्दा है काफी ज्यादा प्रचलित है, अभी काफी ज्यादा इसके ऊपर चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे चुका है, महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर कुछ लोग इस पर, हर लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, छुआछूत की बातें की जाती है महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान। तो क्या लगता है कि जब महिलाएं संसद में आ जाएगी तो क्या ये छुआछूत जो है तब भी समाज में विद्यमान रहेगी, या महिला इसके ऊपर अपनी आवाज सशक्त होकर उठाएगी? सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा सिंह राजपूत है। मैं इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं कि लोकसभा में, दिल्ली में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमको 33% रिजर्वेशन दिया गया है। एक ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, ये एज अ पॉलिटिक्स करियर देता है लड़कियों को। जो आज तक लड़कियां हम देखते हैं, कभी इंजीनियरिंग करने की बात कही है, कभी टीचिंग डिपार्टमेंट में जाने की बात करी है, लेकिन जब माँ बाप से पूछा जाता है कि क्या हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं भाई, आपका इसमें करियर नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हम माँ बाप से भी बोल सकते हैं कि नहीं, हमारा पॉलिटिक्स में भी करियर है। क्या क्या ना कर दिखाया तुमने हे नारियों, मुझे सुनो ए भारत की अनमोल मोतियों, तुम्ही से आकाश के तारे टिमटिमाते, तुम्हारी रोशनी से हम सदा जगमगाते। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं उनमें से भी कुछ प्रतिनिधित्व हमें अपना देखने को मिले 2029 के जो चुनाव हैं उसमें, और देखें कि कितना हम लोग कुछ कर पाए। तो अब हम और जानेंगे कि मैम आपको क्या लगता है कि जैसे मैम ने कहा कि प्रतिनिधित्व में महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएगी, तो क्या आप भी आना चाहेगी? मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो 33% अभी जो हुआ है, लोकसभा और विधानसभा हम दोनों की अगर बात करते हैं, तो विधानसभा से जो भी चयनित होके आए तो वो सिर्फ विधायक मंत्री पद के लिए तो यहाँ बात कही जा चुकी है। हमारे संगिनी जो रही हैं यहाँ पे, उन्होंने साथियों ने, सखियों ने ये बात कही है। बट मैं एक निवेदन और करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी हर राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री के पद
अभी आपने वो किए हैं, तो वो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ संभव हो सके वहाँ 2 उप मंत्रियों का जो है पद रखें और उसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री को जो है वहाँ पर स्थान दिया जाए, ताकि प्रदेश को चलाने में उसकी अहम भूमिका हो और एक निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो एक उप मुख्यमंत्री बतौर उप मुख्यमंत्री एक महिला के पास हो। मेरा ये निवेदन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस निवेदन के साथ यहाँ पर बैठी सभी नारी शक्ति, महिला शक्ति मेरा समर्थन करेंगी और मैं चाहती हूँ कि इस बात को आप संज्ञान में लें और अगले चुनाव 2028 और 29 में जो भी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हों। और एक बात और यहाँ पर चर्चा के साथ में आई कि जो 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी सीट्स, क्या उस सीट्स के अलावा और भी दूसरी सीट पर जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं क्या वो लड़ सकती हैं? ये भी एक प्रश्न मेरे साथ में बैठी हुई चांदना जी ने उठाया। मैं उनकी बात आप सबके बीच रख रही हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी एक बात कह के कि अब महिलाएं, नारी शक्ति, स्त्री बहुत घूंघट में रह ली और यहाँ मुद्दा आपके कपड़ों का नहीं, आप क्या पहन रहे हैं उसका नहीं, यहाँ मुद्दा है आपकी मानसिकता का, आपकी सशक्त सोच का। उस सशक्त सोच के साथ राजनीति में आइए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो आज मेहनत रंग लाई है, जो हमने भी सदियों से हम महिलाओं ने भी, नारियों ने भी इस संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वो संघर्ष आज हमको सफलता की ओर ले जा रहा है। पर मैं चाहूंगी कि नारी नारी की दुश्मन ना हो, नारी नारी को सपोर्ट करे, एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करे। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, हम सभी महिलाएं उन महिलाओं को आगे लेकर जाएं और अब सिर्फ घर पर ही निर्णयात्मक स्थिति में नहीं होंगी। महिलाएं अब संसद तक, विधानसभा तक स्वतंत्रता के साथ निर्णयात्मक स्थिति में होंगी और इस स्वतंत्रता के साथ, एक सम्मानजनक स्थिति के साथ, एक निडरता के साथ हमें हमारे देश में, हमारे समाज में एक उच्च स्थान देने के लिए हम सभी देश की करोड़ों महिलाएं, आप सभी का पुनः जो इस बिल को पास करने में जिनका भी योगदान रहा, उन सभी को मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद दूंगी और पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि हम महिलाओं को सिर्फ शक्ति कहकर आपने नहीं छोड़ा, हमारे शक्ति को बाहर आप लेकर आए और उस शक्ति को आपने एक नया मार्ग दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि वोट बैंक को किस तरह से महिला जो वोटर्स है वो प्रभावित कर सकती है अभी 33% आरक्षण में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी वोट डालने जाता है तो वो महिला और पुरुष मेरे ख्याल से नहीं देखता है। कम से कम मैं पढ़े लिखों की बात करूं, जहां हम लोग रहते हैं राजधानी में, हम किसी को वोट डालने जाते हैं तो उसकी काबिलियत पे डालते हैं, ठीक है ना। और जो 33% हमको रिजर्वेशन मिल रहा है, आई होप कि जो 15 साल इस अधिनियम का टाइम है, उस 15 साल में मतलब 3 इलेक्शंस, 5-5 साल के, हम 3 टर्म्स में, मुझे मालूम है और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि महिलाएं इतना अच्छा बेस बना लेंगी कि जब भी कोई वोट डालने जाएगा तो वो महिला और पुरुष के नाम पे उनको डिफरेंशिएट नहीं करेगा, उनकी काबिलियत पे भरोसा करते हुए और फिर उनको वोट देगा। जैसे मैम ने एक बात कही कि जो उप मुख्यमंत्री पद है उसमें 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री के पद पे चुना जाए, एक को महिला प्रतिनिधित्व दिया जाए और एक पुरुष हो, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसमें तो मेरी बहुत अच्छी राय है और ऐसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुरुष रहेगा और उप मुख्यमंत्री महिला रहेगी तो वो बीच बीच में बोलती जाएगी यहाँ हमको ऐसा निर्णय लेना, इसको आप इस नजर से देखें। मैं तो बिल्कुल इसमें फुल सपोर्ट दे रही हूँ, बिल्कुल होना चाहिए ये। और आपको क्या लगता है इस बिल के ऊपर आपकी जितनी भी राय है, जो भी आप सोचते हैं वो हमसे और साझा कीजिए। सबकी बहुत अच्छी राय है, ये बिल बहुत अच्छा पारित हुआ है, बहुत अच्छा आगे जाएगा, 15 साल बाद ये और आगे बढ़ेगा। आप सब देखिए, हमेशा सबसे अच्छा निर्णय अगर परिवार में, घर में किसी का है तो महिला का है, तो वो देश में और अच्छा लेंगी। तो ये सबको बहुत मान्य है और लोग इससे सब बहुत खुश हैं। राजनीति गलत नहीं है, जो लोग उसमें रहते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति, वो लोग गलत हैं। एक ज़माने में हम दिल्ली गए थे और कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं के साथ हम लोगों की बैठक थी और मेरे पति भी थे साथ में और उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एमएलए थे कांग्रेस के।
उन्होंने बताया कि हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं, कोई ले लेकर कागज आती हैं, कुछ करवाने के लिए आती हैं, तो हम लोग उनके बारे में ऐसे बोलते, इस फाइल पे ठप्पा मैं लगाऊंगा। ओके, इस तरह की बातें होती थी एक ज़माने में। अब राजनीति में उस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। और दूसरी बात, फ़र्क ये आ गया है कि जब महिला को स्वयं का पावर मिलेगा, स्वयं की क्षमता उसकी ताकतवर हो जाएगी, तो उसको कोई फाइल नहीं कहेगा, उस पर कोई ठप्पा लगाने की बात नहीं कहेगा। यही चेंज आ गया है। इसकी हम लोगों को सबको बधाइयाँ देनी चाहिए, सबको हमको खुश होना चाहिए कि अब हम उस जगह आ गए हैं जहां पुरुष फाइलों पे ठप्पे नहीं लगाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। आज आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, पर इस कैमरे के पीछे जितने भी हैं सब पुरुष हैं, और हम पर यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम यहाँ असुरक्षित होकर बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे घर हो, घर परिवार में तक, परिवार के लोगों तक से बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और एक बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो किस प्रेशर में काम कर रही है, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है हर क्षेत्र में मेंटल ट्रॉमा से निकालने के लिए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, घर से कहा जाता है कि संस्कार जन्म से प्रारंभ हुई एक प्रक्रिया है। तो संस्कार क्लब चलाए जाने चाहिए जिसमें पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, बच्चियों सभी को ये चीज़ समझाई जाए कि मर्यादा में रहने का कार्य सिर्फ स्त्रियों का नहीं है। मर्यादा शब्द श्री राम के लिए लिखा जाता है। कहीं कभी किसी देवी के लिए आपने मर्यादा शब्द सुना है क्या? नहीं। देवी मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब क्या? शक्ति मतलब साधना, जो सबको साध के भी चलती है, जो सबको स्नेह भी देती है, वो जो भावनाओं से भरी होती है। और मैं पुनः एक बार मधुलिका की बात से और चांदना जी की बात से मैं ये कहूँगी कि एक बार आप सभी जो है राजनीति को, हर किसी से हमने ये सुना है कि राजनीति में बहुत गंदगी है, राजनीति बहुत खराब है, राजनीति एक दलदल है। तो उस दलदल, उस गंदगी से हम सभी महिलाओं को बचाए रखने का एक बीड़ा, एक दायित्व आप सभी मीडिया वालों को मैं चाहती हूँ, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी मीडिया वाले इस बात को उठाएं कि महिलाएं राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके चरित्र का हनन ना हो, उनके चरित्र पर उंगली ना उठाए, क्योंकि उनके चरित्र का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं, किसी भी पुरुष को नहीं है, किसी भी महिला को नहीं है। यहाँ महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो वो पुरुष को भी आगे बढ़ाएंगी, और पुरुषों को ये समझना होगा कि एक महिला बढ़ेगी तो एक घर, परिवार, समाज, हमारा राष्ट्र भी बढ़ेगा, और एक अच्छे राष्ट्र को वो महिलाएं मिलकर गढ़ेंगी। तो इस देश को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सभी का साथ अनिवार्य होना चाहिए। उसमें महिला और पुरुष साथ चलें, साथ बढ़ें, तो विकास की जो गति है वो बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से महिलाओं ने अपनी जो बातें हैं काफी बेबाकी से रखी। उम्मीद करते हैं कि सदन में भी, संसद में भी महिलाएं अपनी बातें इसी प्रकार बेबाकी से रखेंगी और भारत को एक नई दिशा प्रदान करेगी, क्योंकि अब जो 27 साल का जो सपना था वो साकार होते नजर आ रहा है। हमारी महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब राजनीति को भी अपना भविष्य बनाने के लिए महिलाएं तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस के साथ याशिका सूर्यवंशी।